Hello and welcome all of you. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 17th of January. So on the first page, there are three news which we are going to discuss. The first news, it's about economy section. What the title of the news says, exports dropped by 12.2% in a year on slow demand. So यहाँ पे जैसा हर महीने हमारी रिपोर्ट आती है कि हमारा जो फाइनेंशियल इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स इज बेसिकली जितना हम गुड्स हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं उसको बाहर भेजते हैं एंड द सेम थिंग गोज विद वाइस वर्सा इंपोर्ट जितना हम यहाँ पे देश में मंगाते हैं. सो उसकी हर महीने की रिपोर्ट आती है. अभी यहाँ पर क्या हुआ, दिसंबर मंथ की यहाँ पर रिपोर्ट आई और इसमें ऐसा आया कि हमारा जो दिसंबर मंथ का जो एक्सपोर्ट था, जो हमने बाहर भेजा है, एक्सपोर्ट किया, दैट वाज नियरली, उसका जो वैल्यू था दैट वाज अबाउट $34.48 बिलियन. और अगर हम उसको कंपेयर करें, दिस वाज अबाउट दिसंबर 2022, अगर हम उसको कंपेयर करें पिछले महीने दैट मीन्स नवंबर 2022 से, तो हालांकि इंक्रीज था, बट बिकॉज नवंबर में हमारा जो एक्सपोर्ट था दैट वाज अबाउट $32 बिलियन, राइट. बट अगर हम कंपेयर करते हैं एक साल पहले की सिचुएशन में, लगभग 2021 का नवंबर या दिसंबर, तो ये काफ़ी कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ है. इसका रीज़न क्या है, और यहाँ पे इस न्यूज़ में ही बताया, सबसे बड़ा रीज़न इसका ये है बिकॉज जो ग्लोबल डिमांड है उसमें कहीं ना कहीं एक स्लो डाउन देखने को मिला. अगर फॉरेन कंट्रीज़ में अगर डिमांड ही नहीं होगी, स्पेशली जो इस तरीके से फ्यूल, फर्टिलाइजर्स, इन सब की रेट्स यहाँ पे बढ़ रही है, और जिस तरीके से काफ़ी कंट्रीज़ यहाँ पे उनके पास फॉरेन करेंसी नहीं है, तो अगर वो किसी भी देश से, नॉट ओनली इंडिया, अगर बट किसी भी देश से अगर कुछ प्रोडक्ट्स अगर इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो उनको पेमेंट करना होगा, और पेमेंट अगर उनके पास फॉरेन एक्सचेंजेस नहीं है तो मुश्किल है. तो हालांकि दिस थिंग इज हैपनिंग नॉट ओनली विद ऑल द कंट्रीज, देयर आर फ्यू कंट्रीज, बट आई एम जस्ट रीइंस्टेटिंग दिस फैक्ट कि बिकॉज देयर इज अ स्लाइट डिमांड इन टर्म्स ऑफ गुड्स नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट फ्रॉम ऑल द कंट्रीज, इसी वजह से हमारे देश का भी एक्सपोर्ट अगर हम कंपेयर करते हैं दिसंबर 2022 का, वो कम हुआ है, ऐसा यहाँ बताया गया. प्लस इसके कुछ रीजंस और साइड में यहाँ पे किए गए कि किन कारणों की वजह से यहाँ पर ये हो रहा है. जैसे मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजर्स, फ्यूल्स, ये सब रीज़न है. बट हालांकि इस न्यूज़ के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो क्या ये फिगर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? नहीं, दीज फिगर्स आर नॉट सो इंपॉर्टेंट. बट अगर हम हमारे प्रीवियस एग्जाम के पेपर्स देखते हैं तो हमने इकोनॉमी सेक्शन से रिलेटेड हमने पैसेजेस देखे. सो दैट्स वाई, जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में पूछ लिया था, तो वो सब चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो दैट्स वाई हमने डिस्कस किया. यहाँ पर एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं. यहाँ पे बात की गई है फिस्कल डेफिसिट की. सो यहाँ पे हमारे लिए सबसे बड़ी बात आती है कि व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट ये होता है कि जितना आपका एक्सपोर्ट्स है, ठीक है, और जितना आपका इंपोर्ट्स है, उन दोनों का जो डिफरेंस है. अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है, तो हर इकोनॉमी, हर देश ये चाहता है कि उसका देश का एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, राइट. तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है, हमारी जो हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा होता हो और इंपोर्ट कम होता हो, दैट इज़ ए सरप्लस काइंड ऑफ ए सिचुएशन. बट उसके वाइस वर्सा सिचुएशन, अगर कोई देश इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है जैसा हम करते हैं, तो वो सिचुएशन आती है डेफिसिट की. तो एज यू कैन सी दैट एक्सपोर्ट यहाँ पे बता रखा है दिसंबर 2021-2022 का एक कंपैरिजन है, और फाइनली यहाँ पर ये डेफिसिट है. अगर रीजन क्या है, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है दैट इज नियरली $39.27 बिलियन, बट वही अगर हम इंपोर्ट से कंपेयर करते हैं दैट इज अबाउट $60 बिलियन, राइट. तो इसी वजह से यहाँ पे हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे होता है लगभग $25 बिलियन का, ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी हैव डिस्कस, बट नो नीड टू मेक नोट्स. बट ट्रेड डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई आई हैव हाइलाइटेड दिस न्यूज़. चलिए सेकेंड न्यूज़ देखते हैं, जो हमने संडे को देखा था. एक और दुखद घटना हुई यहाँ पे, जिसमें प्लेन क्रैश हुआ नेपाल में. सो व्हाट द न्यूज़ सेज, नेपाल प्लेन क्रैश, ब्लैक बॉक्स रिकवर्ड फ्रॉम ए एक्सीडेंट साइट. सबसे पहले हम नेपाल में क्या हुआ है उसके बारे में समझेंगे, और उसके बाद ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है इसको भी समझेंगे. सो बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड इन नेपाल, संडे को एक फ्लाइट जा रही थी कहाँ से, काठमांडू से पोखरा, राइट. पोखरा, दोनों अगर सिटीज़ के बीच में, जगह के बीच में अगर डिस्टेंस देखें, दैट इज़ नियरली 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है. हुआ क्या था कि जो पायलट है, और लगभग इसमें 72 पीपल वर देयर, 68 तो पैसेंजर्स थे और 4 वर मतलब दिस पायलट्स एंड क्रू मेंबर, सब मिला के 72 पीपल वर देयर. और अभी यहाँ पर जो जानकारी आ रही है, क्योंकि किसी की भी यहाँ पर, क्योंकि लगभग हाफ ऑफ द बॉडीज एट ऑलरेडी बीन रिकवर्ड, और सभी लोगों की यहाँ पर जान चली गई है, और ये दुखद बहुत बड़ा यहाँ पर घटना हुई है. और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी इसकी यहाँ पर जानकारी मतलब थ्रू ट्वीट यहाँ पर दी थी कि हम आपके देश के साथ खड़े हैं, और ये घटना पे अपनी संवेदना यहाँ पर जताई थी. सेकेंड थिंग, यहाँ पे बात जो मैं कर रहा था कि ये एक्सीडेंट कहीं ना कहीं किस तरीके से हुआ.
हालांकि ब्लैक बॉक्स में पता चलेगा क्या कहानी हुई है पूरी, बट नेपाल में ये जो प्लेन क्रैशेज है, नेपाल में फर्स्ट प्लेन 1949 से जब से यहाँ पर उड़ा तब से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्लेन क्रैशेज होते रहते हैं। उसका रीज़न क्या है कि नेपाल का जो एरिया है वो हाई इन टेरेन है और हाई ऑल्टीट्यूड पे है, माउंटेन्स काफ़ी है, वेदर कंडीशन, तो इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी सारे क्रैशेज देखते हैं। और इसमें एक और प्रोमिनेंट रीज़न आ जाता है कि वहाँ पे जो लोग हैं या पायलट जो है उनको प्रॉपर्ली वहाँ पे ट्रेंड भी नहीं किया जाता। इसी वजह से अगर आप एक डेटा देखेंगे तो लगभग अगर हम 1992 से 2022 लगभग 30 ईयर्स का अगर डेटा देखते हैं तो 27 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे प्लेन क्रैशेज हुए हैं। तो इसी वजह से ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है कि किस तरीके से यहाँ पे नेपाली गवर्नमेंट, क्योंकि हर बार हम कुछ समय में देखते हैं, हमने देखा था 1992 में भी इसी तरीके का एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें लगभग 167 लोगों की उसमें जान चली गई थी। उसके बाद 2006 में भी ऐसा इंसिडेंट हमें देखने को मिला। तो नेपाल में ऐसे क्रैशेज होते रहते हैं। अब बात करते हैं अभी यहाँ पे पोखरा में जो इंसिडेंट हुआ उसमें क्या हुआ था कि जो पायलट है वो पायलट ने पहले यहाँ पर बोला था कि हम जो लैंडिंग है पोखरा में वो ईस्ट टू वेस्ट यहाँ पे करना चाहते हैं, बट उसे कुछ समय और उसकी अप्रूवल यहाँ पर दे दी गई बाय द अथॉरिटीज़। फिर कुछ समय बाद उनका आता है जो पायलट थे कि अब मैं जो लैंडिंग है वो वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो उसकी भी यहाँ पे परमिशन दे दी गई। और उसी के बाद कुछ समय बाद हमने देखा कि इंसिडेंट हुआ। पोखरा जो रीजन है वो अपने आप में बहुत यहाँ पे कह सकते हैं माउंटेनियस और हिली रीजन है। और 1 जनवरी को अभी 2023 को ही लगभग 15 दिन पहले इसका इनॉग्रेशन यहाँ पर किया गया था। और इसको चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत बनाया गया था। जब इसको बनाया जा रहा था तब भी बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स यहाँ पर रेस किए जा रहे थे कि जिस तरीके का ये टेरेन है, जिस तरीके का एरिया है, यहाँ पे अगर हम बनाएंगे तो ऐसे चांस, क्योंकि काफ़ी सारे हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो एरिया है वो उस तरीके का है वहाँ पे कि ऐसा बताया जाता है कि बहुत अपने आप में रिस्की है। बट फिर भी इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर इनिशिएट किया गया और अब इस तरीके का यहाँ पर इंसिडेंट यहाँ पर देखने को मिला। एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस करनी ज़रूरी है कि नेपाल में ये जो एरिया है ये रामसर साइट है ऑलरेडी, और काफ़ी सारे पिलग्रिमेज जो लोग हैं, टूरिस्ट हैं, वो वहाँ पे जाते हैं। और जो ये प्लेस है पोखरा, तो अभी इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि देयर आर 5 पीपल ऑल आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, वो भी इस फ्लाइट में थे। और लगभग 12 लोग ऐसे थे जो NRIs थे, जो दूसरे देशों से बिलोंग करते थे, उन सबकी भी इस जो घटना हुई है उसमें यहाँ पर जान चली गई। यहाँ पे सेकेंड चीज़ बात करते हैं जो ब्लैक बॉक्स के बारे में बताया गया। ब्लैक बॉक्स बेसिकली एक इक्विपमेंट होता है जिसके थ्रू ये पता चलता है कि जो पूरा इवेंट हुआ है, पूरी जो फ्लाइट जब से यहाँ पर स्टार्ट हुई, टेक ऑफ हुई और लैंडिंग वाला पूरा प्रोसेस, तो उसका पूरा जितने भी डिटेल्स है कि क्या बातचीत हो रही है बिटवीन बोथ द पायलट्स, को पायलट्स, कॉन्वर्जेशन क्या हो रही है, रडार्स पे क्या बातचीत हो रही है, क्या अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, उन सब की जानकारी उसमें ब्लैक बॉक्स में होती है। ब्लैक बॉक्स अपने आप में, हालांकि ब्लैक बॉक्स हम उसको बोलते हैं, उसका कलर जब इनिशियली जब आया गया था तब ब्लैक बॉक्स को जब लॉन्च किया गया तब वो उसका ब्लैक था, बट अभी तो वो ऑरेंज कलर का होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आप सोचिए कि इतना स्ट्रॉन्ग कि इवन आफ्टर प्लेन क्रैश, और इवन कोई प्लेन अगर समुद्र में भी अगर क्रैश हो जाता है फिर भी उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि फिर भी वो रिकवर कर देता है। और सॉल्टी वाटर में लगभग 2 किलोमीटर तक वो सिग्नल भी यहाँ पे भेज सकता है कि उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं हम। हमने ऐसा ही कुछ देखा था जब हमारे जो फर्स्ट CDS थे, लेट जनरल बिपिन रावत जी, जब वो शहीद हुए थे, उनकी वाइफ और बाकी जो 11 मतलब क्रू मेंबर्स थे उनके साथ में, तो उस समय भी ब्लैक बॉक्स को वहाँ पे रिकवर कर लिया गया था। बट 300 मीटर्स जो कुनूर में तमिलनाडु में जब वो वेलिंगटन यूनिवर्सिटी में जा रहे थे तब 300 मीटर्स तक का तो एरिया जो था वहाँ पे ब्लैक बॉक्स नहीं मिला था, क्योंकि वो एक्सीडेंट जो था, इंसिडेंट, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला, डेडली था और सभी की उसमें जान चली गई थी। तो बाकी जो एरिया है उसको बढ़ाया गया लगभग 1 किलोमीटर तक जब सर्च किया गया, बिकॉज वो ऑलरेडी जो एरिया था बहुत ज़्यादा मतलब फॉरेस्ट वाला एरिया था, तो 1 किलोमीटर तक जब सर्च किया था फाइनली वो ब्लैक बॉक्स पता चल गया। उससे सारी चीज़ें पता चलती कि क्या रीज़न था और क्या क्या उसमें डिटेल्स यहाँ पे बाहर आई। अब यहाँ पे एक चीज़ बात करते हैं कि उसमें होता क्या है। देखिए, ब्लैक बॉक्स में 2 चीज़ होती है। फर्स्ट इज CVR। CVR का मतलब होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, एंड सेकेंड इज FDR, दैट इज फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। मतलब इन दोनों की मदद से जितनी भी डिटेल्स है फ्लाइट की, और इवन लास्ट टाइम कॉन्वर्जेशन क्या हुई है दोनों पायलट्स के बीच में, उन सब की जानकारी इसमें होती है। और अभी यहाँ पर इस न्यूज़ में यही बताया गया कि नेपाल में जो क्रैश हुआ है उसमें जो ब्लैक बॉक्स है उसको रिकवर कर लिया गया है, और अब कुछ समय में उसकी डिटेल्स आएगी कि क्या रीज़न रहा, लास्ट में क्या बातचीत हुई, और क्या व्हाट वाज द रीज़न ऑफ दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट दैट हैड हैपेंड इन नेपाल। आई होप ये इस पूरी न्यूज़ के तहत हमें समझ आ गया होगा। 72 पीपल, एज आई टोल्ड यू, 5 इंडियन पैसेंजर्स, सभी की यहाँ पर दुखद इस घटना में यहाँ पर मौत हो गई।
चलिए एक और न्यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे ड्राफ्ट यहाँ पर लाया गया और इसकी बात यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा की गई। व्हाट द टाइटल ऑफ द न्यूज़ सेज, अपोजिशन प्रोटेस्ट स्टॉल्स डेमो ऑफ RVM दैट इज रिमोट वोटिंग मशीन प्रोटोटाइप। सो जैसा हमने डिस्कस किया था लगभग 2 हफ्ते पहले, इसका नोटिफिकेशन यहाँ पर आया था, जानकारी यहाँ पर दी गई थी बाय द इलेक्शन कमीशन कि जो माइग्रेंट वोटर्स होते हैं उनको भी हम यहाँ पे 2024 लोकसभा इलेक्शन से अपकमिंग इलेक्शन जो आएंगे उसमें हम चाहते हैं कि वो लोग भी वोट दे सकें। माइग्रेंट वोटर कौन होता है? जो अपने नेटिव प्लेस में नहीं रहता, जहां उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पे वो उसका वोटर आईडी रजिस्टर्ड है, वो अगर दूसरी जगह भी रहता है, दूसरे स्टेट में भी रहता है, फिर भी वो वोट कर सकता है। ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ लाया गया था। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको सपोर्ट किया और कुछ अपोजिशन पार्टीज ने इसको यहाँ पर अपोज किया था। और 16 जनवरी यहाँ पर डेट थी, कल का दिन, कि हम उसका डेमो देंगे। बट यहाँ पे जिस तरीके का प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला, काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस, DMK, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अकॉर्डिंग ये जो पर्टिकुलर मूव है इसको और बेटर बनाने की आवश्यकता है और इसमें कहीं ना कहीं इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। इसलिए इसमें जो ग्लिचेज है सबसे पहले उनको यहाँ पर सही करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, फिर ही इसको इनिशिएट करना चाहिए। सो इसी वजह से ये जो मीटिंग है यहाँ पर हो नहीं पाई। सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस द सिटी पार्ट, दिस वी कैन स्किप। I think we'll move directly to the editorial part. Okay. So today we'll be discussing one editorial and 2 opinions. So what the title of the first editorial says, this is an address of great constitutional importance. So यहाँ पे ऑदर who was himself was a former secretary general of लोक सभा, तो उन्होंने यहाँ पर ये बात रखी कि उन्होंने पूरे पर्टिकुलर एडिटोरियल में तमिलनाडु में जब इंसिडेंट हुआ उसकी बात रखी। तमिलनाडु में क्या हुआ कि जो हमारे तमिलनाडु के गवर्नर हैं उनको स्पीच जो देनी थी और वो स्पीच में उन्होंने कुछ यहाँ पे जो वर्ड्स है या कुछ पेजेस है वो स्किप कर दिए और बाद में वॉकआउट कर दिया, बिकॉज उनके खिलाफ यहाँ पे रेजोल्यूशन लाया गया। सो यहाँ पे ऑदर का ऐसा मानना है कि ऑदर ने ये बोला कि अगर आप क्योंकि वो जो पर्टिकुलर पेजेस थे जिसमें उनको पूरा स्पीच यहाँ पर देना था एज पर आर्टिकल 76 की यहाँ पर 176 की यहाँ पर बात की गई, तो अकॉर्डिंग टू दैट कि आपको जो लेटर वहाँ, क्योंकि वो सरकार का लेटर है, सरकार की जो अचीवमेंट्स है उसके बारे में बात की गई है, तो उन सब के बारे में उसमें बताया गया। प्लस जो द्रविडियन जो लीडर्स थे उनके बारे में बताया गया, तो वो सब चीज़ें उनको बोलनी थी। बट वो सब जो है हमारे जो गवर्नर है, ऑनरेबल गवर्नर तमिलनाडु के, उन्होंने स्किप कर दी, ऐसा ऑदर ने यहाँ पर बताया। सो यहाँ पे ऐसा हो सकता है ऑदर के अकॉर्डिंग कि उनका इंडिविजुअली वो उन लोगों को पसंद नहीं करते या उनका कुछ पर्सनल कुछ ना कुछ हो सकता है, इसी वजह से उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट स्किप किए। बट कीपिंग इन माइंड कि जिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे वो बैठे हैं एज ए गवर्नर, तो उनका दायित्व बनता है कि जो सरकार ने उनको जो ड्राफ्ट यहाँ पे तैयार करके दिया है, आपको बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी चेंजेस के उसको वैसे के वैसे वहाँ पे असेंबली में पढ़ना है। बट आपने क्या किया, आपने उसको रीड नहीं किया और आपने क्या किया, कुछ पेजेस को वहाँ पे छोड़ दिया या स्किप कर दिया और कुछ जगह आपने जो है वर्डिंग्स यहाँ पे या कुछ लीडर्स के बारे में जो बातचीत थी उसकी बात ही नहीं की। और इवन जो तमिलनाडु स्टेट के कुछ मतलब अपलिफ्टमेंट के लिए या कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे चलाए जा रहे थे उसकी भी आपने बात नहीं करी। तो ये डायरेक्टली एक सिग्नल करता है कि आप जिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में या तो आप संविधान को नहीं मानते, ऐसा ऑदर ने बोला अगेंस्ट RN रवि, या फिर आप जिस तरीके से यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं वो अपने आप में दर्शाता है कि स्टेट और जो गवर्नर है उनके बीच में रिलेशंस बहुत खराब है, ऐसा भी यहाँ पे ऑदर ने बताया। इसी के साथ साथ यहाँ पे ऑदर ने आर्टिकल 176 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसकी बात की है। वो क्या बोलता है, इट रिक्वायर्स द गवर्नर टू मैंडेटरीली एड्रेस द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन। कैसा करना तो मैंडेटरी है, और करना मैंडेटरी है तो जो ऑलरेडी वहाँ पे बता रखा है कि आपको ये चीज़ बात करनी है और वो ऑलरेडी लेटर पहले ही दे दिया जाता है गवर्नर को, ऑनरेबल गवर्नर को, तो फिर आपने उसमें ट्वीकिंग्स क्यों की, ऐसा ऑदर का यहाँ पे मानना है। प्लस अलॉन्ग विद दिस यहाँ पूरा आर्टिकल 176 क्यों जरूरी है, क्या बात करता है, उसकी बात की गई। उसी के साथ साथ यहाँ पे संविधान में इसके बारे में क्या क्या बातचीत की गई है, आर्टिकल 176 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से अगर आर्टिकल 176 में अगर कुछ बात है उसमें बता रखा है सब चीज़, तो उनको फॉलो करना है गवर्नर को। एंड नॉट ओनली जो तमिलनाडु गवर्नर बट सभी गवर्नर करते हैं। और इवन हम देखते हैं कि अभी जो बजट सेशन होने वाला है उसके पहले हम देखेंगे जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी यहाँ पे एड्रेस करने वाले, राइट। एंड अनदर थिंग, अगर इस एडिटोरियल का सेकेंड फेज देखें तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नर्स कि जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल उनका जो डोमेन है या जो उनके पास अथॉरिटी है उसके अंतर्गत काम करें। तो
ऑर्डर के अकॉर्डिंग आर एन रवि जी ने ऐसा नहीं किया। सेकंड चीज़ कि ऑर्डर ने ये भी बताया कि स्पेशली अभी की जो सिचुएशन है, काफ़ी सारे स्टेट्स स्पेशली अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स जो है वहाँ पे हम देखते हैं कि जो गवर्नर है और जो स्टेट है, रेस्पेक्टिव स्टेट है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉलिटिकल टसल यहाँ पर चलता रहता है। तो उसी की वजह से, इस पॉलिटिकल ड्रिफ्ट की वजह से काफ़ी सारे जो बिल्स है वो पास नहीं हो पाते। इसी चीज़ को आर्टिकल 200 में यहाँ पे रिआइटरेट किया है कि आर्टिकल 200 बोलता है इट रिक्वायर्स द गवर्नर टू इधर गिव एसेंट और विथहोल्ड एसेंट और सेंड द बिल बैक। तीन सिचुएशन है, या तो बिल पे सहमति दे दो जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हुआ है, या फिर उसमें ऐसे असहमति दे दो, दैट मीन्स आप प्रेसिडेंट के पास भेज दो, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास, या फिर आप फिर से पार्लियामेंट में भेज दो कि इसको वापस से देखा जाए। बट अगर आप उन बिल पे ना एसेंट दे रहे हो, ना उनको आगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास भेज रहे हो, या वापस आप यहाँ पे पार्लियामेंट में यहाँ पर दे रहे हो, असेंबली स्टेट असेंबली में यहाँ पर दे रहे हो, तो हुआ क्या, आपने तीनों ही काम नहीं किए अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि जो बिल्स लोगों के वेलफेयर के लिए यहाँ पे सरकार पास कर रही है, और इवेंचुअली जो एमएलएज है, दोज आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ हुम, द पीपल, तो उनकी जो आवाज़ है वो अगर कोई वेलफेयर स्कीम लाना चाहते हैं थ्रू बिल, तो अगर आप उस पर अप्रूवल नहीं देंगे वो एक्ट नहीं बनेगा, उस पर काम नहीं हो पाएगा। तो ऑर्डर ने ये भी बोला कि आर्टिकल 200 ये बात करता है कि या तो आप उस पर एसेंट दो बिल पे, या उस पर मना करो, या फिर उसको आगे भेजो, बट बिल को पेंडिंग रखना वो अपने आप में बहुत बड़ा इशू है, राइट। तो उसकी यहां पर बात की, और लास्ट में एक ओपन चैलेंज वाली बात की है कि जिस तरीके से स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज या स्टेट में जो पार्टी सरकार में है और जो गवर्नर्स के बीच में, दोनों के बीच में टसल हम देख रहे हैं, वो अपने आप में एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। और ना केवल इस एडिटोरियल बट इवन आज के एक एक्सप्लेन में भी हम दिल्ली में जो सिचुएशन चल रही बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी, उनकी बात करेंगे। ठीक है, आई होप ये एडिटोरियल समझ आया होगा। बट उन्होंने क्रिटिसाइज किया ऑर्डर ने, जो यहाँ पर पर्टिकुलर मूव था कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उसके अंतर्गत आपको काम करना चाहिए, ना कि अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी। चलिए, देन सेकंड इज, सॉरी, फर्स्ट ओपिनियन इज लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, इंडिया मस्ट एम्पलीफाई व्यूज ऑफ द ग्लोबल साउथ एज प्रेसिडेंट ऑफ द G20 समिट। सो यहां पे हमने क्या किया था, अभी एज वी आर ऑलरेडी अवेयर, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि 1 दिसंबर से हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी यहाँ पर आ गई। तो उसके बाद हमने मीटिंग्स करना स्टार्ट की, बट हमने एक सबसे अच्छा इनिशिएशन क्या किया, क्योंकि G20 की अगर मैं बात करता हूँ, G20 में प्रोमिनेंटली जो दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर जो 20 देश है, 20 कंट्रीज, एज द नेम सजेस्ट G20, तो वो उसमें आते हैं, 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, राइट। तो अभी यहाँ पर इंडिया ने 13 और 14 जनवरी को 2 दिन की एक वर्चुअल समिट करी, और उस वर्चुअल समिट में जो जिस नाम से रखा गया, दैट इज वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो दैट इज बेसिकली दोज कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज है। बहुत कम देश ऐसे ग्लोबल साउथ में, ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए और कुछ देश और वही यहाँ पे डेवलप्ड है, बाकी मोस्टली कंट्रीज आर डेवलपिंग कंट्रीज। बट जो G20 ग्रुपिंग है वो क्या है, डेवलप नेशंस का, मोस्टली डेवलप नेशंस है, P5 नेशंस तो है ही उसमें, और बाकी G7 नेशंस भी है। सो यहाँ पे ऑर्डर ने बोला कि इंडिया ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा स्टेप लिया कि उन्होंने कलेक्टिव वॉइस यहाँ पर रखी कि हम केवल G20 में जो बड़े बड़े लोग हैं या बड़े बड़े देश हैं उनकी आवाज़ नहीं, बट इवन समूचे विश्व की यहाँ पर आवाज़ बनना चाहते हैं। इसी वजह से जो वॉइस ऑफ द ग्लोबल समिट यहाँ पे हमने की है, साउथ समिट, उसके अंतर्गत जो उन लोगों के चैलेंजेस है, जो उन देशों के चैलेंजेस है डेवलपिंग कंट्रीज़ के, उनको भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाए और उनसे रिलेटेड भी यहाँ पे काम किया जाए कि वो क्या चीज़ें फेस करें। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपको सभी देशों का यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, तभी ये पूरा विश्व आगे बढ़ेगा। अगर आप चाहें कि कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुपिंग हो, वो अपने आप में वो सब देश आगे बढ़ते रहे, तो वो कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा ऑर्डर ने यहाँ पर बताया। सो इंडिया का ये बहुत एक अच्छा स्टेप रहा, और जिस तरीके से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उसको एड्रेस किया और बात रखी कि जिस तरीके से फ्यूल, फर्टिलाइजर्स, उन सब की जो कमी आ रही उसकी यहाँ पर बात की गई ऑर्डर ने, प्लस जो एस जयशंकर जी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने अपनी बात रखी कि यहाँ पर कलेक्टिवली सबको साथ में आना चाहिए, और जो 21st सेंचुरी इज़ नॉट द सेंचुरी ऑफ वॉर। तो उन सब की वजह से यहाँ पे इंडिया ने एक बहुत अच्छा एक मैसेज दिया, और इंडिया ने ना केवल लगभग 125 कंट्रीज़ को यहाँ पर न्योता दिया, हालांकि 134 कंट्रीज़ को इन्वाइट किया, बट 125 कंट्रीज़ यहाँ पर आई। तो अल्टीमेटली उससे उनके जो कंसर्न्स हैं उनको रखा गया, प्लस अलॉन्ग विद दिस 10 से 12 और अलग से इंडिविजुअल मीटिंग्स भी हुई बिटवीन द मिनिस्टर्स। तो उससे उन देशों के जो एनर्जी इश्यूज़ है, उन देशों की जो टूरिज्म से रिलेटेड इश्यूज़ है, या उन देशों के जो इकोनॉमिक इश्यूज़ है, उनको भी यहाँ पे इंडिया ने यहाँ पर समझा, और उनकी बात यहाँ पे इंडिया अपकमिंग G20 की जो समिट्स होगी यहाँ पे, उनमें यहाँ पे अपनी बात रखेगा, ऐसा ऑर्डर ने बताया। तो एक बहुत अच्छा वेलकमिंग मूव यहाँ पे ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे किया गया बाय द इंडियन गवर्नमेंट। देन सेकेंड ओपिनियन की बात करते हैं, सोशल इक्वलाइजर।
while promoting digital payments, care is needed to guard against cyber threats. So यहाँ पे भी यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, 2600 करोड़ का एक कॉर्पस दिया था बैंक्स को कि अपने यहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स को और प्रमोट किया जाए। तो डिजिटल की अगर बात की जाए तो डिजिटल में हमारे देश में जिस तरीके से, क्योंकि अभी भी बाकी आप विश्व की बात करते हैं तो वहाँ पे मेजरली जो चंक है पैसे का या लेन देन जो होता है वो किस में होता है, दैट इज़ इन कैश ओनली। कैश में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, स्टोलन चोरी होने के, प्लस वियर एंड टीयर, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने जिस तरीके से यहाँ पे हमारे देश में काम किया, स्पेशली NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन अभी श्री दिलीप आजबे जी है, और UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इनका बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान रहा कि हमारे देश में जो डिजिटल पेमेंट्स है उसको फैसिलिटेट किया जाए। इसमें डिमोनेटाइजेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है, इस चीज़ को भी ऑर्डर ने बताया। सेकंड चीज़, यहाँ पे जो लॉकडाउन्स लगे उसके बाद भी हमने देखा उसकी वो भी कहीं ना कहीं कारण था, और कोविड की सिचुएशन थी उसके बाद लोगों ने डिजिटल पेमेंट, क्योंकि कोविड के समय इन्फेक्शन होने का खतरा, तो इस वजह से कैश का लेन देन, तो इसी वजह से अगर आप ऑनलाइन डिजिटली पे कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ से भी आप बच रहे हैं। तो इन सब की वजह से एक बहुत अच्छा यहाँ पर एक पुश मिला। बट यहाँ पे ऑर्डर ने बोला कि हमने एक पुश तो ले लिया, एक एडवांटेज तो ले लिया बाकी देशों से, बट हमारे लिए यहाँ पे एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि साइबर, आप डिजिटल पेमेंट्स आप सब चीज़ कर रहे हैं, आप डिजिटली ग्रो कर रहे हैं, बट इससे रिलेटेड जो साइबर थ्रेट्स यहाँ पे आ रहे हैं उनको भी आपको केटर करना है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी बन चुकी है, बहुत सारे ऐप्स ऐसे बन चुके हैं जिनकी वजह से साइबर थ्रेट्स के जो चांसेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सो हालांकि रिसेंटली भी हमने देखा काफ़ी सारी कंपनीज को दिल्ली, नोएडा में यहाँ से पकड़ा जा रहा है जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, बट इंडिया गवर्नमेंट ने इस चीज़ को जो इनिशिएट किया, NPCI UPI ने जो इनिशिएट किया, जिसकी वजह से यहाँ पे बताया गया कि कितने करोड़ ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हमारे देश में इन टर्म्स ऑफ UPI ईयरली बेसिस पे होते, एक डेटा भी इसमें बताया गया, तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक एडवांटेज है हमको। बट हमारे लिए यहाँ पे बता रहा 783 करोड़, और लगभग यहाँ पे वैल्यू की बात करें 12.8 लाख करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पे किए, तो अपने आप में दर्शाता है कि हमारा जो एक फोकस था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विजन था, और जो उन्होंने RBI के विजन डॉक्यूमेंट 2025 में भी था कि हमें अपनी इकोनॉमी को डिजिटाइज करना है, उसकी तरफ हम बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। बट जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स है, डिजिटल फ्रॉड्स है, उन सबको यहाँ पे RBI को कंसर्न में लेना चाहिए, ऐसा ऑर्डर ने यहाँ पे सजेशन दिया है। चलिए, देन वी विल मूव टू एन एक्सप्लेन, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट, अभी भी हमने तमिलनाडु की सिचुएशन डिस्कस की थी, अब हम दिल्ली की देखेंगे। दो दीज आर पॉलिटिकल न्यूज, बट explained I find it a good one, so that's why we are discussing. So what the title says, the Delhi CM LG stalemate continues. So as we are already aware, Delhi is a union territory but with a legislative assembly, मतलब वहाँ पे elections होते हैं। So यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि दिल्ली की जो सिचुएशन है यहाँ पे, उसमें हम हमेशा देखते हैं, पहले दिल्ली में जो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल जी, उनके बीच में, और जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, उनके बीच में इश्यूज चलते थे। और अभी की सिचुएशन यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं, विनय कुमार सक्सेना जी, और अभी के जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी। सो अभी क्या इशू है, अभी जो MCD के जो चुनाव हुए थे उसका जो रिजल्ट आया, उसमें आम आदमी पार्टी को नियरली 134 सीट्स यहाँ पे मिली। तो उसके बाद जिस तरीके से कुछ अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे 10 काउंसलर्स के यहाँ पे किए गए बाय LG विनय कुमार सक्सेना, और आप उनके ऊपर, आम आदमी पार्टी उनके ऊपर ऐसा एलिगेशन लगाते हैं कि ये सब BJP के, और वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली वोट करेंगे उनको। और अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपॉइंट किया सत्य शर्मा, BJP काउंसलर, टू प्रिसाइड ओवर द मेयोरल पोल्स। तो वो भी उन्होंने बोला कि ये अभी तक हमने देखा है कि जो इन टर्म्स ऑफ सीनियरिटी जो सबसे बड़े होते हैं उनको हम इस चीज़ में डालते हैं, बट आपने BJP को लीडर को वहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे दोनों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए। विनय कुमार सक्सेना जी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनका ऐसा मानना है कि मैं अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है मैं उसके अंतर्गत काम करता हूँ, मुझे जो अधिकार दिए गए, ऐसा उन्होंने बताया भी कि बिकॉज आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, तो मैं उस पोजीशन में काम करता हूँ, राइट। बट जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, उनका ऐसा मानना है कि अनिल, जो अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी, वो हर मुद्दे में ही कहीं ना कहीं अपना हस्तक्षेप करते हैं, और हर कोई भी इशू आता है तो उसमें वो अपना व्यू पॉइंट देते हैं, और उसमें अपॉइंटमेंट्स या उससे रिलेटेड करते हैं। तो इसी की वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। इन द फोटोग्राफ इटसेल्फ वी कैन सी कि दोनों के बीच में, द चीफ मिनिस्टर और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके बीच में जो इशूज़ यहाँ पर चल रहे हैं वो और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि वैसे ऐसा होता है कि हर हफ्ते में एक बार मीटिंग होती है लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की, फ्राइडे को, बट लगभग अक्टूबर से मीटिंग नहीं हुई है। और अभी 13 को ही हमने देखा, 13 जनवरी को लगभग 2 से ढाई महीने बाद ये मीटिंग फिर से हुई थी, बट वो दैट ऑल्सो कम्स अंडर ए स्टेलमेट, और वो मीटिंग अच्छे से नहीं हो पाई, उसको स्थगित करना पड़ा। वी नीड नॉट टू मेक नोट्स ऑफ दिस न्यूज़, बट
This was there in the explain, so that's why we had discussed. चलिए, on the news section another issue, that is रिजिजू सीक्स गवर्नमेंट नॉमिनीज इन कोर्ट कॉलेजियम्स राइट्स टू सीजीआई। सो जब से यहाँ पे ऑनरेबल मोदी गवर्नमेंट की अगर बात की जाए और जब से नए लॉ मिनिस्टर यहाँ पर अपॉइंट किए, तो वो उनका ऐसा मानना है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है विच इज़ बेसिकली ये 5 मेंबर कमेटी जिसमें 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं और उसमें जो हेड होते हैं वो अभी जो हमारे सीजीआई है डी वाई चंद्रचूड़ जी, वो उसको हेड करते हैं। तो पहले भी जो एनजेएसी बिल आया था उसमें भी यही बात थी कि गवर्नमेंट के नॉमिनीज भी होने चाहिए, बिकॉज मेयर ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन आप किसी को एलिवेट नहीं कर सकते एज ए हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज। इसी वजह से एनजेएसी बिल लाया गया था, बट उसको उस समय जो उस समय के सीजीआई थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने मना कर दिया था और वॉइड कहीं ना कहीं करार कर दिया था। सो यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, उन्होंने यहाँ पर एक पत्र लिखा है किसको, डी वाई चंद्रचूड़ जी को, जस्टिस को, जो हमारे सीजीआई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि हम चाहते हैं कि जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के जो यूनियन गवर्नमेंट जिनको अपॉइंट करे, कुछ नॉमिनीज भी कॉलेजियम जो ग्रुप है, जो लोग एक कह सकते हैं 5 मेंबर कमेटी है, उसका पार्ट हो। अदरवाइज 5 लोग जो डिसाइड करते हैं और जो अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे आगे प्रेसिडेंट को भेजते हैं, लॉ मिनिस्ट्री को भेजते हैं, जो रिकमेंड करते हैं, तो वो अल्टीमेटली 5 ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं। तो ऐसा अपने आप में गलत है और उसमें हस्तक्षेप होना चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पे एक पत्र लिखा गया। ऐसा हमने पहले भी देखा, जब अभी 83rd प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की मीटिंग यहाँ पर जयपुर में थी, तब भी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है ऑनरेबल जगदीप धनखड़ जी, तब भी उन्होंने बात की थी कि इसमें चेंजेस लाने चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम अपने आप में गलत है, इसमें बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म यहाँ पे देखने को मिलता है। सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज़, और ये काफ़ी समय से एज ए लीगल अपडेट आप इसको पढ़ सकते हैं, काफ़ी समय से हम इसके बारे में न्यूज़ देख रहे हैं। ओके, सो 26 जनवरी को जो हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होना है, तो उसमें जो है इजिप्ट के प्रेसिडेंट यहाँ पर आने, तो इनविटेशन टू इजिप्ट प्रेसिडेंट फॉर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इज ट्रूली हिस्टोरिक सेज एनवॉय। सो यहाँ पे जो इजिप्ट के इन्वॉय है उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी है कि इंडिया और इजिप्ट के जिस तरीके से रिलेशन है, सुएज कैनाल की यहाँ पर बात की गई है कि जिस तरीके से कितना बड़ा शिपमेंट्स जो है वो एक बहुत बड़ा रूट है उनकी, उसके बेसिस पे यहाँ पे दोनों देशों के बीच में काफ़ी सारे वर्ल्ड के बीच में ट्रेड होता है थ्रू दिस। तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट को अपने आप में यहाँ पे बुलाना, तो दोनों देशों के रिलेशन जो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं उसको और यहाँ पे स्ट्रेंथन और ज़्यादा बूस्टअप यहाँ पे करने वाला है। उस चीज़ को यहाँ पे जो इन्वॉय है उन्होंने यहाँ पर रिहाइड्रेट किया है। देन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर बोला अग्निपथ स्कीम विल मेक फोर्सेज मोर यूथफुल एंड टेक सेवी सेज मोदी। सो अग्निपथ स्कीम के बारे में हमने पुराने हमारे एडिटोरियल में भी डिस्कस किया है, न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी डिस्कस किया है, तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बट अग्निपथ स्कीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसरो लाइकली टू पुश वीनस मिशन शुक्रयान फर्स्ट टू 2031। हमने मार्स पे और जिस तरीके से हमने चांद पे कहीं ना कहीं अपना एक परचम लहराया इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, इन द सेम वे अब हमारा कहीं ना कहीं जो टारगेट था कि हम वीनस पे जाना चाहते हैं और उसके लिए यहाँ पर काम चल रहा था इसरो के द्वारा। बट अब क्या किया गया, उसको पोस्टपोन किया गया। स्पेशली पहले 2024 का टारगेट था, बट स्पेशली कीपिंग इन माइंड जो कोविड की सिचुएशन आई और उस समय उस तरीके से काम नहीं हो सका जिस तरीके से होना था, तो उस वजह से जो इसरो के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जानकारी दी है कि जो शुक्रयान मिशन जो है जो वीनस के लिए इसको हम, इसका जो फर्स्ट फेज़ है वो 2031 में हमारे द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, उसको यहाँ पर अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। सो दिस वाज अबाउट दिस अपोजिशन प्रोटेस्ट, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, अपोजिशन प्रोटेस्ट ऑल्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आरवीएम रिमोट वोटिंग मशीन प्रोटोटाइप। सो दिस न्यूज़ वी हैड डिस्कस ऑन द फर्स्ट पेज एज वेल। सो बेसिकली देयर आर सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज हु आर ऑफ द ओपिनियन कि ये सही नहीं है और इसकी वजह से जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और अगर कुछ ऐसा मैकेनिज्म यहाँ पर आता है तो बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जिसकी वजह से बहुत ईजिली यहाँ पर काम हो सके। सो उस चीज़ को यहाँ पे इस पर्टिकुलर न्यूज़ में बताया गया है। चलिए ऑन द वर्ल्ड सेक्शन, okay, so herein I conclude today's session. So that's all from my side. Thanks for watching.